Good evening, sir. Good Very, very evening. good evening. Good evening. How Thank are you you? for, I'm fine, sir. Thank you for joining. Thank you so Thank much you. for Thank you for joining. inviting me. Sir, as we will just wait 2 to 3 minutes as audience will be there, then we will start. Okay. Okay. So, sir, I would like to introduce yourself because अगर मैं बोलूँगी तो that will be कटा फटा. So it is better that you will introduce yourself to the audience, please. I request you. Okay. My name is Dr. Rajesh Bhatt, and currently I am working as assistant professor in Department of Psychology in Doon University. Or previously I was working in HNV Gadwal University and NIT Uttarakhand. So in the NIT Uttarakhand, I was a counselor. So I had experience of counseling related issues, and I've been counselor in Government Hospital Ranikhet also, where I was HIV/AIDS counselor. I used to counsel there. And meanwhile, I learned various therapies, including hypnotherapy, CBT, and I have some clinical experience. So today I've been invited by Nida. So it is a great opportunity to be here. And basically, I am a trainer of mindfulness meditation also. For that, once I visited Europe also, there is a country, Latvia. I went there for as a resource person to give training. So thank you for inviting me once again. Welcome, sir. Welcome. So today's topic is hypnotherapy and hypnotherapy के बारे में लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि हिप्नोटाइज क्या होता है, हिप्नोथेरेपी क्या होता है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ऑडियंस को क्लियर करना है, सर, व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? एक्चुअली व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? एक्चुअली कोई भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन व्हेन वी यूज, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसको हम थेरेपी बोलते हैं. तो हिप्नोथेरेपी का यूज बहुत समय पहले से किया जा रहा है. इंडिया में तो हम आज से करीबन 5-10 साल 15 साल पहले से बातचीत कर रहे हैं. पर अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की और ब्रूअर की, तो देवर यूजिंग हिप्नोथेरेपी बहुत पहले से यूज कर रहे हैं. यानी कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में देवर यूजिंग दिस हिप्नोथेरेपी. और यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगा. और यहाँ पर जब हिप्नोथेरेपी आया तो पहले वो मीडिया के हाथ लग गया, और मीडिया ने उसके बारे में जो दुष्प्रचार किया, खासकर की मूवीज ने, कि वो सामने ऐसे करके बॉल हिलाई और वो आपको हिप्नोटाइज कर लेगा और कुछ भी करा लेगा. तो इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्शंस थे वो बहुत ज्यादा है हिप्नोथेरेपी को लेके. अगर हिप्नोथेरेपी को हम समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है. तो वो जो कॉन्शियसनेस है, आइदर इट कैन बी कनेक्टेड विद द रियलिटी, कि आप रियलिटी के साथ कनेक्ट हो. सपोज राइट नाउ, राइट हियर, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई कैन से दैट माय कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व विद द रियलिटी. ओके. सो when you are aware in a given moment, हम कहते हैं कि आप कॉन्शियस हो. बट इन द हिप्नोथेरेपी व्हाट हैपेंस, कि हिप्नोथेरेपी में क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक मोड पे चलते हैं. तो कई बार जब बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट हो जाते हैं तो हिप्नोथेरेपी की मदद से हम उन थॉट्स, जो थॉट प्रोसेस है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो अगर हिप्नोथेरेपी की हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिप्नोथेरेपी इज बेसिकली ये ऑल्टर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है. यानी कि जो हमारी एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं. तो जब ऑल्टर करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत सिलेक्टिव हो जाती है, हमारे अंदर की सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है. और जो हमारा ब्रेन लगातार निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स पैदा कर रहा होता है, जिसके कारण से साइकोपैथोलॉजी आ रही होती है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है. तो बेसिकली हिप्नोथेरेपी का काम है ऑल्टर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, ताकि साइकोलॉजिकल सफरिंग कम हो सके.
ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। एंड सर, हाउ इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, हम उसको ट्रीटमेंट के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो कई बार क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट आया और वो एक इमोशनली वो चार्ज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज काउंसलर इन एनआईटी उत्तराखंड, तो बहुत बच्चे आते थे, ब्रेकअप के इश्यूज है, फेल हो गए हैं, करियर को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, आईआईटी जाना था, यहाँ आके पहुंच गए, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो हम बात करते हैं कि हमारी जो साइकोपैथोलॉजी है, साइकोलॉजिकल सफरिंग का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है निगेटिव थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास आया, बोलता है कि मैं फेल हो गया, तो यानी कि एनआईटी में जो बच्चे आते हैं बेसिकली वो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, अपने स्कूल के टॉपर होते हैं। पर जब वो पहली बार आपके एनआईटी, जब आपके पास यहाँ एनआईटी में आते हैं और जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लग जाते हैं, रिलेशनशिप में एंगेज हो जाते हैं, तो कई बार उनका जो पढ़ाई से फोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। और कई बच्चे पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, उनका सीजीपीए लो हो जाता है, जो उनके लिए बहुत कैटेस्ट्रॉफिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब बच्चा आपके पास आता है, क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन अपने घर को दे दी है, अब बच्चा आपके पास आया, उसके मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली सबसे पहले आपको उसको काम करने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है, ताकि जो आप उसे बताने वाले हो, जब आदमी शांत मन में होगा तब उसको समझ में आएगा। इस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि केवल 10 मिनट के एक रिलैक्स जो आप हिप्नोथेरेपी अगर आप उसको देंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आप उसको देंगे, भले ही वो विजुअलाइजेशन हो, तो उसकी जो करेक्ट प्रॉब्लम है आप उससे उसका अटेंशन शिफ्ट करके एक हाइपोथेटिकल या एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप उसे ले जाते हो। आप कहते हो कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, वो आपके सजेशंस को फॉलो करता है। उसके बाद आप कहते हो कि आप एक गार्डन में हो या एक पर्टिकुलर जगह पे हो जहाँ उसकी बहुत अच्छी लाइफ कभी रही हो, आप वहां पर ले जाते हो। तो जो करंट सिचुएशन होती है वहां से उसका डाइवर्जन होता है, और ये डाइवर्जन के कारण उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। मैं कई बच्चों को मैंने साइकोथेरेपी दी और उसके हिप्नोथेरेपी दी, और उसके बाद जब मैंने उनसे कहा, हिप्नोथेरेपी जैसे ही बाहर आते थे, अब रो के दिखाओ, तो वो हंसते थे। पर इस चीज को हमको समझना होगा कि जो हमने ये हिप्नोथेरेपी दी है, ये ऐसा नहीं कि अभी आपको रिलैक्स कर दिया तो फिर से वो पेनफुल थॉट्स नहीं आएंगे। जैसे ही आपका ब्रेन फिर से उस डे टू डे लाइफ में एंगेज हो जाएगा, फिर से निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स पैदा करना शुरू करेगा, तो साइकोलॉजिकल सफरिंग बढ़ जाएगी। तो किसी किसी में हिप्नोथेरेपी 4-5 घंटे का आराम देती है, किसमें 2-3 दिन तक का भी आराम दे सकती है। तो उसके लिए आपको लगातार हिप्नोथेरेपी देने की जरूरत होती है, जिसमें हम एक रिलैक्सेटिव जो टेक्निक होती है वो भी हम उसको देते हैं। एक चीज। ओके सर। ओके। ओके। दूसरी चीज की, अच्छा। हाँ चलो अभी आगे जब टॉपिक आएगा उसमें कवर करूंगा कि हिप्नोथेरेपी को हम कहाँ कहाँ और यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपका जो क्वेश्चन है वो आप पुट अप कर लो। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, द जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो नेगेटिव बिहेवियर होता है क्लाइंट्स का, पेशेंट का, किसी का भी, क्या वो इंड्यूस हो सकता है अंडर हिप्नोसिस के अंडर में, विदाउट क्लाइंट्स फ्री विल? क्लाइंट अगर ना विदाउट, चाहता, क्लाइंट्स फ्री विल, क्लाइंट या नहीं, पेशेंट्स के फ्री हाँ विल बिल्कुल के बिल्कुल, इस अगेंस्ट? पे बात करते हैं। इसको लेके बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा कहा जाता है कि वंस यू हैव हिप्नोटाइज समवन, आप उससे कुछ भी उगलवा लोगे। ऐसा नहीं होता है। जो हिप्नोथेरेपी के ऊपर रिसर्च हुई है उसमें जो इंडिविजुअल है, उसका एक पार्ट हमेशा अवेयर रहता है कि वो देख रहा है। क्योंकि देखो उसमें इंडिविजुअल, जब हम किसी को हिप्नोथेरेपी देते हैं तो इंडिविजुअल अपने आप को कई बार एज ए थर्ड पर्सन परसीव करता है। वो बताता है, मान लो हिप्नोथेरेपी के अंदर है तो वो बोलेगा मैं एक छोटा बच्चा हूँ, वहां पे मेरा टीचर है, वो मुझको मार रहा है। तो यानी कि वो अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन परसीव कर रहा है। पर इस कंडीशन में क्योंकि वो हिप्नोथेरेपी में है, पर उसका जो ब्रेन का एक हिस्सा जो अवेयरनेस वाला है, जो हिप्नोथेरेपिस्ट को सुन रहा है, वो हमेशा से अलर्ट है। और जो ये सेंसरशिप वाला होता है कि कौन सी चीज बोलनी है और कौन सी चीज नहीं बोलनी है, ये क्लाइंट के हाथ में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैंने किसी को हिप्नोटाइज किया और मैंने उससे कहा कि तू मुर्गा है तो वो मुर्गे की तरह कुकड़ू कर रहा है। ऐसा नहीं होने वाला। या किसी को मैंने हिप्नोटाइज किया और मैंने कहा जाओ वहां जाके चोरी कर दे या किसी का मर्डर कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब मिथ्स है, और इन मिथ्स को हमको तोड़ना है बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट। और ये सब मूवीज में होता है, हाँ मूवीज में सब कुछ हो जाता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उससे कुछ भी करवा लो। तो फ्री विल अच्छा, आपकी मतलब रहती है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे उसको हिप्नोटाइज कर दिया विद लॉकेट एंड ऑल, तो जो हम चाहते हैं वो वैसा बोलता है, दिस इज नॉट द हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटाइज। वो सिनेमा थेरेपी है, वो वहां चल जाती है, वहां कर देते हैं वो लोग। यस सर, यस सर। ठीक है। तो सर, क्या हिप्नोसिस एवर अ सेशन ऑफ द क्विक फिक्स फॉर अ प्रॉब्लम? किसी प्रॉब्लम का क्विक फिक्स सॉल्यूशन है? देखो क्विक फिक्स साइकोथेरेपी में क्विक फिक्स कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज साइकोथेरेपी में होती है अंडरस्टैंडिंग। कि जब आपको अपने थॉट, देखिए अनलिमिटेड थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है,
और हर इंडिविजुअल का थॉट पैटर्न के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। यानी कि आपका जो दिमाग में थॉट पॉपअप हुआ, हम अपने थॉट को फैक्ट के तौर पे लेते हैं, जबकि हमारा थॉट एक हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। जिसका अपने थॉट्स के साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, उस थॉट से रिलेटेड जो भी इमोशंस होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। नेगेटिव थॉट है, आपका अटैचमेंट है, आपका दिमाग कैटास्ट्रोफिक। जैसे कई बच्चे आते हैं आपके पास, वो बोलेंगे कि एग्जाम आने वाले, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा तो तबाह हो जाऊंगा। तो ऐसे थॉट आ रहे हैं, बर्बाद हो जाऊंगा, इस बार एग्जाम में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो जैसे ये दिमाग के एजम्पशंस है जो कि थॉट होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल इनको रियल मानने लग जाता है तो ये बॉडी में इंपैक्ट डालना शुरू कर देते हैं और कई बार पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल जब उस थॉट को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करता है, हिप्नोथेरेपी मदद करती है बॉडी को रिलैक्स करने में, थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करने में। जब बॉडी रिलैक्स होती है, हम काम होते हैं, शांत होते हैं, हम अपने बिहेवियर को, अपने थॉट प्रोसेस को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, तो वहां पर ये हेल्पफुल होती है। और अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि एक सेशन, दो सेशन के बाद मैं सब कुछ सही कर दूंगा, झूठ बोलता है, ओवर क्लेम करता है। मोस्टली क्या होता है, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जब वो किसी एक स्पेसिफिक थेरेपी को सीख जाते हैं, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन बायसनेस। तो वो क्या करते हैं, वो 10 पेशेंट देखेंगे, उसमें से 2 पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, तो इन 2 पेशेंट के जो केसेस को बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे कि हमारे पास एक क्लाइंट आया था, हमने उसको हील किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि 8 केसेस में जो उसको फेलियर मिली है, वो उसको बिल्कुल ड्रॉप आउट कर देंगे। तो इसलिए जो कहे कि नहीं इसी थेरेपी से सारी चीज सही होती है, तो झूठ बोलते हैं, या उनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ओके सर, ऐसा होता है कि क्या ऐसा होता है कि जो हाईली मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो फेक करते हैं हिप्नोटाइज? इज दैट सो? इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब आपको पता होता है कि एक गिवन सिचुएशन से आपकी क्या डिमांड है, तो कोई इंडिविजुअल रोल प्ले मोड में जा सकता है कि आपको पता है यहाँ पे रोल क्या करना है। जैसे मान लो कि आपके बगल में जो बैठा है आपको नहीं पता है, आप रात में जा रहे हो, अंधेरा है और आप बस में सफर कर रहे हो, आपके बगल में कोई आके बैठ गया पर आपको नहीं पता। अचानक से सुबह आपकी नींद खुलती है, आप देखते हो कि बहुत खूबसूरत बंदा आपके बगल में बैठा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक वैसे ही हिप्नोथेरेपी के सेंस में भी ऐसा ही होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपको हिप्नोथेरेपी दी जा रही है, तो कई बार वो रोल प्ले मोड में चला जाता है। उस रोल प्ले मोड में वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो हिप्नोटाइज हो गया, तो कई बार जरूरी नहीं कि वो हिप्नोटाइज हुआ। ओके सर, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी आर दे लिंक्ड? वेल, कैसे? यस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक चीज और बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिप्नोथेरेपी एक बेसिक प्रैक्टिस है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि एज रिग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। एज रिग्रेशन में क्या होता है कि मान लो कि जो निदा है उसको 6 साल में कोई प्रॉब्लम हुई, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, तो वो ट्रॉमेटिक था, तो कई बार हम उस मेमोरी को रिप्रेस कर देते हैं और वो हमको पता नहीं होता कि हम डिनाइल मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पर वो हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पैदा कर रहा होता है। तो हिप्नोथेरेपी की मदद से एज रिग्रेशन करके, यानी कि मान लो कि आज निदा 22 ईयर्स ओल्ड है, 24 ईयर्स ओल्ड है, तो हम एज रिग्रेशन करके हम धीरे 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 करके एज 6 तक पहुंचते हैं, जहां पर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ और जो करंट जो सिचुएशन है वहां पे दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एज रिग्रेशन। हमारा ब्रेन में इतनी इंसाइट है कि अगर हमें रूट कॉज पता चल जाए तो हमारे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो ड्रामेटिकली गायब हो जाते हैं। तो एज रिग्रेशन में बहुत सारे केसेस में मैंने खुद देखा है कि जब आप किसी को हिप्नोटाइज करेंगे और जब आप उसे पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पहुंचाएंगे तो उसको वहां पर इंसाइट आ जाती है। क्योंकि मैंने कहा हिप्नोथेरेपी आपके अंदर डुअलिटी पैदा करती है। डुअलिटी का मतलब है यू परसीव योरसेल्फ एज ए थर्ड पर्सन। सो व्हेन यू परसीव योरसेल्फ एज ए थर्ड पर्सन, तो वहां पर आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि तुम 6 साल के थे और जब 6 साल के थे उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में क्या सोचते हो, तो वो उस समय की 6 साल के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थी। आज तुम मान लो कि 24 साल के हो गए, तो यू नीड टू रिकंस्ट्रक्ट दैट सिचुएशन राइट नाउ, राइट हियर। तो वहां पर कॉग्निटिव जो हम चेंजेस लेके आते हैं, तो उससे हमारी जो साइकोलॉजिकल सफरिंग होती है वो क्या हो जाती है, ड्रामेटिकली गायब हो जाती है। और कई फिजिकल सिम्टम जो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अब हिप्नोथेरेपी के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि जब क्लाइंट को एज रिग्रेशन से भी आगे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ को ले जाए, तो कुछ क्लाइंट पास्ट लाइफ की मेमोरीज के बारे में बताना शुरू करते हैं। अपने आप को वो एक नए इंडिविजुअल की तरह देखते हैं
मेल अपने आप को फीमेल दे सकता है, बच्चा दे सकता है, बूढ़ा दे सकता है, चेहरा अलग होगा, कपड़े अलग होंगे, पूरा सिचुएशन अलग होगा, रिलीजन चेंज होगा। तो मैंने बहुत सारे केसेस में मैंने खुद देखा है कि कई लोग अपना जो रिलीजन है वो चेंज हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, एज चेंज हो जाती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर दिक्कत ये है कि जो इंडिविजुअल वहां पर जो भी मेमोरीज बता रहा है, उसके वेरिफिकेशन का हमारा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो कहे कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम में हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगों को जब हिप्नोसिस दिया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ को लेके गया, तो कोई बता रहा है कि मैं ब्रिटिश टाइम में हूँ, मेरा नाम शकील है, मुझे गोली लगी और ये और वैसे, मैंने बहुत सारे केसेस सुने। पर उनको वेरीफाई करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज, हिप्नोटिक ट्रांस में जब हिप्नोसिस हम देते हैं, उस समय जो हमारी मेमोरी होती है बहुत मैनिपुलेटिव होती है। मतलब जरूरी नहीं कि मेमोरी जो निकल के आ रही है वो एक्यूरेट हो। अब मान लो कि मेरे को या कोई मेरा क्लाइंट है जिसे कोई पर्टिकुलर किंग बहुत पसंद था, ठीक है, और मैंने उसको हिप्नोथेरेपी दी, तो पता चल रहा है वो बता रहा है कि वो कह रहा है कि मैं वही किंग हूँ या मैं उसका बेटा हूँ। तो आपको एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि उस हिप्नोटिक ट्रांस में जो इंडिविजुअल वो सीन देख रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि मैंने जब एक को हिप्नोसिस किया तो उसने कहा 1960 में मैं केरल यहाँ हूँ, गोवा में हूँ, मेरे घर में कलर टेलीविजन है। तो मैं जानता हूँ कि उस समय तक कलर टेलीविजन नहीं बना था। तो फॉल्स मेमोरी भी बहुत ज्यादा आती है, उनको हमें वैलिडेट करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अगर हम कर रहे हैं तो हमारा पर्पस केवल उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको इंटरवेंशन देना है। अगर उसमें बेनिफिट मिलता है तो दैट इज गुड, पर हम इस डिबेट में नहीं पढ़ने वाले हैं कि जो उसकी मेमोरी जो वो बता रहा है वो कितनी एक्यूरेट है, उसको जानने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसी जैसे डॉक्टर, मुझे नाम याद आ रहा है, प्रोफेसर पसरीचा, जो कि निमहेंस में प्रोफेसर थी, जो वहां से रिटायर हुई थी और देहरादून बेस्ड है इस समय। मैं उनसे एक बार मिला भी था। उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो पास्ट की, जो जिन बच्चों को मेमोरीज थी पास्ट की, उनके ऊपर उन्होंने काम किया। इंटरनेशनल लेवल पे सैंपल कलेक्ट किया, लगभग 1500 लोगों का। और उन्होंने बच्चों को इसलिए लिया क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर लाइफ में कम होता है और वो मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं। तो जिन बच्चों को पास्ट की मेमोरीज थी, उन्होंने उन बच्चों से बात करी, फिर उन जगह वो जो 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 जगह बता रहे थे, जैसे उनकी डेथ हुई थी, उनको जाके वेरीफाई किया। तो उन्होंने ये पाया, ऐसा माना उन्होंने कि बच्चों की मेमोरी एक्यूरेट थी, जिन बच्चों को ओके। पास्ट लाइफ की मेमोरी थी। हाँ सर, कन्वर्जन कितना पॉसिबल है पास्ट लाइफ डिप्रेशन में? कन्वर्जन से क्या कहना चाहते हो? कन्वर्जन के जैसे जैसे मान लो कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है और हम उसको थेरेपी दे रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं उसको। तो ऐसे मोमेंट पे कुछ क्लाइंट होते हैं जो कन्वर्स कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी सब कुछ। तो वेल वो कितना? मेरे ख्याल से 0% है। मैंने आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं देखा कि जो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ फंस गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि आज मैंने किसी का रिग्रेशन किया, खासकर मैंने देखा कि दो मेरे पास केसेस आए थे जो रेप से रिलेटेड थे। पास्ट लाइफ में उन्होंने ये परसीव किया कि दे बीन रेप्ड, और उसका जो इम्पैक्ट था वो उनके अंदर कम से कम 1.5-2 दिन तक रहा। या कोई डेथ का सीन देख लेता है तो उसमें उसका इम्पैक्ट 1.5-2-3 दिन रह सकता है। तो इस केस में रहता है, पर आइडेंटिटी के साथ जुड़ता नहीं है आदमी कभी भी कि वो उस आइडेंटिटी को लेके उसने जीना शुरू कर दिया, उसी नाम से अपने आप को पुकार रहा है। ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया, कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। किसी और भी लोग जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आदमी वहीं स्टक होके रह गया। लोगों के अंदर डर होता है कि अगर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो कहीं मैं वहीं फंसा तो नहीं रह जाऊंगा। तो एग्जैक्टली क्या तरीका है हिप्नोथेरेपी का, अपार्ट फ्रॉम द लॉकेट वर्क, या देखिए वही तरीका है? बेसिकली, अब हिप्नोसिस को समझ लेते हैं कि क्या होता है। हमारे थॉट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे अंदर ट्रांस पैदा करते हैं। अभी ट्रांस को समझना पड़ेगा। ट्रांस इज ए काइंड ऑफ मेंटल स्टोरी। जैसे हमारे दिमाग में लगातार कुछ मेंटल स्टोरीज चलती रहती हैं। जैसे मान लो कि 10 दिन पहले, 1 साल पहले कोई वाकया हुआ, तो उससे रिलेटेड जो हमारी मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और जो वो मेमोरीज हमारे दिमाग में चलती हैं, अगर वो पॉजिटिव मेमोरी होगी तो वी फील गुड, अगर वो निगेटिव मेमोरी होगी तो वी फील बैड। ओके। तो हमारा दिमाग लगातार क्या रहता है, हिप्नोटिक स्टेज में ही रहता है। अब जैसे मान लो कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको वहां पे कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो 12 साल का, फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, 18 साल में फिर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी बनने का मतलब है कि उसके खुद के बारे में कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थॉट्स हैं। और जब वो ब्रेन में लगातार वही चलते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो उससे हमारे अंदर क्या पैदा होता है, एक ट्रांस पैदा होता है।
वो ट्रांस हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, लोग न केवल रात में सपने देखते हैं, मैक्सिमम लोग दिन में भी सपने देखते रहते हैं। उनके दिमाग में एक मेंटल स्टोरी लगातार चलती है, एक नरेशन लगातार चलता है, जिसमें या तो वो विक्टिम होता है या हीरो होता है, और मोस्ट ऑफ लोग विक्टिम ही होते हैं, उनकी लाइफ से वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो जो डिससेटिस्फेक्शन से रिलेटेड थॉट्स हैं वो लगातार हमारे दिमाग में चलते हैं, वो हमारे अंदर एक ट्रांस पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम वर्थलेस हैं। अगर हम बात करें, एक जो टर्म है जो मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि लर्नड हेल्पलेसनेस। तो उस कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि जब हम कोई इफर्ट डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जब आउटकम नहीं मिलता है, हमें सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम काम करना छोड़ देते हैं, हम एफर्ट डालना छोड़ देते हैं। उसी को लर्नड हेल्पलेसनेस कहा गया। इसका मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये एक डीप हिप्नोटिक ट्रांस में चला गया है, खुद से, सेल्फ हिप्नोसिस से, कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मैं बर्बाद हो गया। तो इन थॉट प्रोसेस से क्या होता है, वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो सभी तरह का जो हिप्नोसिस है बेसिकली वो सेल्फ हिप्नोसिस है। सपोज कि मैं अगर आपको हिप्नोटाइज करूं, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए कुछ आपको सजेशन दूंगा। तो पहली चीज है कि आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपके अंदर सजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे सुने, समझे और उसको अपने आप से कहें। तो मैंने कहा निता रिलैक्स हो जाओ, तो तुम फॉलो करो कि हाँ मुझे रिलैक्स होना है। बट इफ यू रजिस्ट, तो फिर हिप्नोसिस नहीं होने वाला है। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ आपको हिप्नोसिस का यूज नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको, क्योंकि जब हम सजेशन को सुनते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने के लिए आपकी विलिंगनेस चाहिए। तो वो एक तरह से सेल्फ हिप्नोसिस होने लग जाता है। जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है फैसिलिटेटर का, कि उसको पता है कि ये जो इंडिविजुअल है जब ये डीप ट्रांस में जाएगा, जब ये अपने कॉन्शियसनेस में डीप जाएगा, तो जहां पर प्रॉब्लम है वो वहां तक ले जाएगा, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ सजेशन देगा, कुछ लॉजिकल बात कहेगा। तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल उन चीजों से बाहर आ सकता है। तो सिंपल रिलैक्सेशन के थ्रू, सजेशन के थ्रू, और हम हिप्नोथेरेपी दे सकते हैं। Okay. So one last question. In which disorders we can use hypnotherapy? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे चाइल्डहुड से जुड़ी होती हैं हमारे। क्योंकि देखिए, कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोई सिंगल वेरिएबल के कारण नहीं होती है, कोई सिंगल वेरिएबल नहीं होता, कोई सिंगल रीजन नहीं होता है, वहां पर मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल रीजंस अगर हम देखें कि हमारी जो साइकोलॉजिकल जो साइकोपैथोलॉजी है वो कहीं ना कहीं से हमारी चाइल्डहुड से रूटेड होती है, हमारे एडोलेसेंस से रूटेड होती है। तो उस दौरान हमने अपने बारे में जो थॉट प्रोसेस बनाई होती है, वो थॉट प्रोसेस आज हमारे बिहेवियर में या हमारी वेलबींग में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आपके पास से रिलेटेड है और जो आपके लिए एक निगेटिव नैरेटिव लेके आया है, जिसके कारण से आपकी वेलबींग अफेक्टेड होती है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन कोई एक दिन में तो होता नहीं है। डिप्रेशन के लिए मल्टीपल रीजन से ये मतलब बहुत सारे हम एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, फिर अपने एक फिक्सेशन की तरफ को चले जाते हैं। तो उसके लिए भी हिप्नोथेरेपी को यूज किया जा सकता है। जो आइडेंटिटी के साथ अटैचमेंट है, हमारी खुद की आइडेंटिटी के साथ, उससे कई बार हमें डिटेच करने की जरूरत होती है, और हिप्नोथेरेपी इज इफेक्टिव। पर हर चीज में इफेक्टिव नहीं, कि अगर आप कहो कि नहीं मैं Okay. इससे फॉल्स क्लेम क्या होने लगे कि कैंसर से भी इससे ठीक कर दूंगा, और क्या कहते हैं बाइपोलर भी इससे, सारी चीज इससे ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट हम बैठते हैं तो हम एक एक्लेक्टिक अप्रोच को लेके चलते हैं, हम एक मल्टीपल अप्रोच को लेके चलते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, और वो क्लाइंट की नीड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि क्लाइंट की क्या नीड है। Okay. Thank you, sir. सर यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है, विच वन इज द बेस्ट एंड फास्ट थेरेपी, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, आई मीन सेल्फ सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स? आई थिंक देखिए, डायरेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्राइड ने दिया था कि जो उनकी थेरेपी का मोड था वो डायरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिर रॉजर्स आए, उन्होंने कहा नॉन डायरेक्टिव होना चाहिए, क्लाइंट के अंदर कैपेसिटी है, आप साथ बैठिए उसके साथ काम करिए। फिर सीबीटी, आरएबीटी, बहुत सारी थेरेपीज आ गई। कहीं कहीं पे डायरेक्टिव होने की भी जरूरत होती है, कहीं पे नॉन डायरेक्टिव होने की भी जरूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का लेवल क्या है, आपका क्लाइंट किस चीज को समझता है। तो कई लोग, कई बार काउंसलर हल्का सा डांट भी सकता है, जब कोई आपका क्लाइंट बात को नहीं मान रहा है, तो कई बार रोल प्ले मोड में ही सही, दिखाने के लिए सही, कई बार काउंसलर डांट भी, डायरेक्शन भी दे सकता है, नहीं नहीं आपको यही करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो आप एक डायरेक्शन की तरफ को भी जाते हो, और कई बार आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करते हो, कि वो खुद से अपने आप को डेवलप करे कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है,
कोई एक पर्टिकुलर थॉट है जिसे मैं एंटरटेन करता हूं और जिसे मैं सच मानता हूं उसके कारण से आ रहा है, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग तक ले जाने के लिए नॉन डायरेक्टिव हो जाते हो कि ये खुद से अपने आप को उठाए। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सिचुएशन पे सर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विच वन यू सजेस्ट कि विच विल बी द बेस्ट थेरेपी? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे अच्छी थेरेपी मुझे लगती है वो है माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुल। माइंडफुलनेस इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि हमारा जो अटैचमेंट थॉट्स के साथ है, हमारी जो आइडेंटिटी है, जो जिसे हम कहते हैं कि मैं ये हूं, ठीक है, और जिसे हम सच मानते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी को सच मानते हो कि मैं ये हूं, तो उस आइडेंटिटी से रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें आपके ऊपर इंपैक्ट डालना शुरू कर देती है। तो माइंडफुलनेस कहती है कि आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। वो हर एक चीज के लिए इस समय रिएक्शन पैदा कर रहा है। कोई मुझे गाली देगा तो एक रिएक्शन मेरे अंदर से ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस कहेगा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इमोशंस है, इसे एक्सेप्ट करो। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है आप उसे एक्सेप्ट करो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो ये जो रेडिकल एक्सेप्टेंस की बात जो माइंडफुलनेस करती है, वेस्टर्न लोगों ने इसको पहचाना है, वो इस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप जानते हो कि सीबीटी के आगे अब माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लगा दिया गया है। तो जो इंडियन अप्रोच है माइंडफुलनेस की, जो हिंदुस्तान की जमीन पे जो ये थेरेपी डेवलप हुई थी, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो, अगर आपको याद हो, नॉन ड्युअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अद्वैतवाद जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, या जिसे हम सांख्य योग जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें ये माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा उसमें है, जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। और इसकी जो बातें हैं वो आज की न्यूरो साइंस से बहुत रिलेवेंट है कि आइडेंटिटी कैसे बनती है, वो वर्चुअल है कि रियल है। इस तरह की जो क्वेश्चनिंग वाली, जो जिसे साइक्रोटिक क्वेश्चनिंग भी हम बोलते हैं, ये माइंडफुलनेस के अंदर आती है। इट इज वेरी इफेक्टिव, व्हाट आई बिलीव पर्सनली। सर, वन क्वेश्चन इज देयर कि कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है किसी भी प्रैक्टिस में? देखिए, किसी भी कंसिस्टेंसी, देखिए पहली चीज तो ये है, आपको समझना पड़ेगा अपना वेरी नेचर। आप कंसिस्टेंसी की डिमांड कब करते हो? जब आपके अंदर इंफीरियोरिटी होती है। तो उस इंफीरियोरिटी से बचने के लिए आप एक सुपीरियर गोल को बनाते हो कि आप अपना एक बेटर वर्जन फ्यूचर में देखना चाहते हो, मॉडिफाइडेड वर्जन आप फ्यूचर में देखते हो, आप उसे पाने की कोशिश करते हो। और आपका ये फॉल्स बिलीफ होता है कि जब आप उसको पालोगे तो एवरीथिंग विल बी ओके, आप बिल्कुल महान बन जाओगे और आपकी लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा। ये आपके दिमाग का एक इल्यूजन होता है। ये आप बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपसे कहा जाता था कि बस बेटा हाई स्कूल कर लो उसके बाद तो लाइफ सेट है, बस ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद तो सेट है। वो सेट कहीं नहीं होता है। वो केवल हमारे दिमाग के अंदर होता है कि बस ये कर लेंगे कि जिसकी क्या कहते हैं टेंथ नहीं, वो टेंथ करना चाहता है, जिसका ग्रेजुएशन नहीं वो ग्रेजुएशन, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं वो बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है, कोई शादी ढूंढ रहा है, कोई बच्चा ढूंढ रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, फिर नौकरी लग जा रही है तो फिर और अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर शादी ढूंढ रहे हैं, फिर ऐसे गोइंग ऑन है। तो आपको कंसिस्टेंसी आप अपने आप से पूछिए, अपने अपने दिमाग से पूछिए। जो आदमी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ। तो कंसिस्टेंसी उसे चाहिए अपने एक हाइपोथेटिकल गोल को पाने के लिए, जो कि केवल और केवल उसके दिमाग में कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो रियलिटी से स्केप कर रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए फ्यूचर में बेटर बनने के लिए। अगर आप फ्यूचर में बेटर बनना चाहते हो तो इंटरेक्टली आप अपने आप से ये कह रहे हो कि मैं अभी अच्छा नहीं हूं। तो आप जब इंटरेक्टली अपने आप से कहोगे कि मेरा बेटर वर्जन कहीं फ्यूचर में है, तो इंटरेक्टली आप अपने अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स ला रहे हो, स्ट्रेस लेके आ रहे हो। तो इसलिए माइंडफुलनेस कहती है जो थॉट आपको इधर से उधर भगाते रहते हैं कि नहीं फ्यूचर में कुछ बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया होगा, इसको चैलेंज करना है कि ये झूठ बोलता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी राइट एंड हियर इन योर प्रेजेंट मूवमेंट, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग इल्यूजन इन योर ब्रेन, और आप उनको परस्यू कर रहे हो जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सो बी हियर एंड नाउ, बी इन प्रेजेंट मूवमेंट, एंजॉय योर प्रेजेंट मूवमेंट। If you are happy with yourself, you can be happy anywhere in the world. If you are not happy with yourself, आपको कुछ भी दे दो, अरबपति बना दो, आप दुखी हो जाओगे। अब जैसे मान लो कि दीपिका पादुकोण है, उसके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, नेम फेम पैसा सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी उसने आके एडमिट किया कि मुझे डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जब नेम फेम और सब कुछ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनविंसिबल हो गए, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर रहना है। जस्ट बी, नॉट बिकम समथिंग, जस्ट बी। जो हो आप उसके साथ पहले होने के राजी हो जाओ, तो आपकी जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। Okay. Thank you, sir. That's all for today, and that's all for the hypnotherapy. Thank you for your answer, sir. इतना clarity
और कुछ डाउट्स थे हिप्नोथेरेपी को लेकर हमारी ऑडियंस को भी, इनफैक्ट मुझे भी कभी कभी डाउट था हिप्नोथेरेपी को लेकर, व्हाट इज एक्चुअली हिप्नोथेरेपी, बट अभी वो क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सर आए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। मैं आगे भी चाहूंगी कि आप आए और थोड़ा सा ज्ञान दें अपना, और बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सर, आई वुड लाइक टू कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।